हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वरुण और आज का टॉपिक है जीएस रिक्वायरमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। आप जब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करते हो तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। तो अगर आप 2026, 2027 या 28 का अगर आप टारगेट कर रहे हो स्टडी अब्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान देना है। आगे के वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारी चेंजेस हुई है रिलेटेड टू जीएस, तो आपको वो गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको सबमिट करना होता है जीएस इंटरव्यू के टाइम पे, विच इज़ जीएस फॉर्म कंपलसरी है। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट, एकेडमिक मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप है तो वो भी आपको सबमिट करना होता है, प्रॉपरली गैप जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में आपको ये देखना है कि स्पॉन्सर इनकम जो भी दिखा रहा है वो प्रॉपर जेन्यून होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। इसके अलावा स्टेबल इनकम सोर्स इन कंपलसरी। आपका जो इनकम होता है फैमिली इनकम वो प्रॉपरली स्टेबल होना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए यूनिवर्सिटी को। कैश नॉट एक्सेप्टेड। कैश इनकम और अनवेरीफाइड इनकम इज नॉट एक्सेप्टेड। किसी अंकल ने, आंटी ने, फैमिली ने 10 लाख भेज दिया कि पुराना पैसा था, हमने अभी दे दिया, रिकवर करने के लिए ले लिया आपने उनसे, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम आ सकती है वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपकी आईटीआर होनी चाहिए 14 लाख से लेके 18 लाख अबव ही होनी चाहिए। मैं तो सबको रिकमेंडेड करता हूँ कि 18 लाख अबव होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू नहीं भी जा रहे हो तब भी 15 से लेके 18 लाख अबव ही आपकी आईटीआर होनी चाहिए, आपके पेरेंट की आईटीआर। स्पॉन्सर मस्ट बी स्टेबल जॉब और बिजनेस, गवर्नमेंट एमएससी प्रिफर्ड। आप जो भी बिजनेस शो कर रहे हो या आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एमएनसी में हो, प्रॉपरली उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और वेरीफाई भी होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नो स्टडी गैप अलाउड। अगर आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप है तो आपको जीएस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वेरिफिकेशंस में भी रिजेक्शन आ सकता है। अगर आपके फैमिली की इनकम लो है, ठीक है, 15 लाख से नीचे है, तो एजुकेशन लोन अलाउड होगा आपको 25 to 30 लाख, प्लस आप कुछ सेविंग शो कर सकते हो 8 to 10 लाख। बट मेरी एक अच्छी रिकमेंडेशन बताता हूँ मैं आपको। पहले तो आपकी पेरेंट की आईटीआर 15 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए। सेकंड, आप एजुकेशन लोन सिक्योर्ड लो, अनसिक्योर्ड लो, आपका लोन अबाउ 30 लाख ही होना चाहिए, जिससे आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा और आपका वीज़ा भी स्ट्रांग हो जाएगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू। प्लस लिविंग कॉस्ट के लिए आप 15 से 20 लाख रुपए पेरेंट की एफडी या पेरेंट के सेविंग अकाउंट में दिखाइए, क्योंकि इससे आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस शो करनी होती है, लिविंग कॉस्ट बताना होना है, या फिर फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग दिखाना है, तो आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट शो कर सकते हो सीए से बनवा के। अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको शेयर कर लूँगा। बट इसी तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो आपका जीएस भी क्लियर होगा और आपका वीज़ा भी जल्दी अप्रूवल आ सकता है। अगर आपके पेरेंट कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एमएनसी में वर्क कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस लेटर, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर जैसे कहा जाता है, लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा 6 मंथ्स की, जो जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा प्रॉपरली कि सैलरी आई है कि नहीं आई अकाउंट में। लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर एंड फॉर्म 16 दोनों रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रहेगा। कैश सैलरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे पेरेंट ये करते हैं कि कंपनी से बनवा लेते हैं कि चलो हम कैश दिखा देते हैं कि कैश में हो गया है, हमें सैलरी कैश में मिलती है। ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि सैलरी जो आती है वो अकाउंट में आनी चाहिए, कैश सैलरी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपके पेरेंट का कोई बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है अवेलेबल, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जीएस के लिए एलिजिबल होते हो। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जीएसटी प्लस उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर जीएसटी नहीं है, उद्यम है, कोई बात नहीं, आप वो दिखा सकते हो। लास्ट 2 ईयर्स ऑफ आईटीआर। आईटीआर मैंने बताया कि 18 लाख और 15 लाख के अबव ही होना चाहिए। इसके नीचे है तो वेरिफिकेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसके अलावा 12 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉपरली स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वहां पे आपको दिखना चाहिए कि इनकम अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी वेरिफिकेशन होती है। कैश बेस्ड बिजनेस नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई आपका काम है जहाँ पे कैश में ही काम होता है, बैंक में पैसे नहीं आते, तो आप जीएस रिक्वायरमेंट से फेल हो सकते हो, रिजेक्शन आ सकता है वो वहाँ पे, और आपको आगे वीज़ा में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पेरेंट रिटायर्ड हैं और उन्हें पर मंथ पेंशन आती है, तो उन्हें ऑर्डर लेटर दिखाना होगा। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। अगर रिसेंटली रिटायर्ड है
तो फॉर्म 16 और ITR प्रॉपरली ये सब चेक किया जाता है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे GS के लिए। अगर आपके पेरेंट ने कोई शॉप या फिर घर लेके रेंट पे दिया है, तो जहाँ पे उनकी इनकम आती है प्रॉपर बैंक की, वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें लगेंगे। प्लस इसके अलावा प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगेंगे, रेंट एग्रीमेंट लगेगा लास्ट 1 ईयर का, प्लस 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट। मैंने अभी बताया कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। पर मंथ देखा जाएगा रेंट कितनी आ रही है और कितना आप ITR में शो कर रहे हो। लास्ट 2 ईयर्स ITR ये भी चेक किया जाएगा कि ITR में प्रॉपरली आपकी रेंट दिखाई है कि नहीं दिखाई है। तो बहुत ध्यान देके आपको आगे के लिए प्रोसेस करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट का कहीं एग्रीकल्चर फर्म है या डेयरी फर्म है, तो वो पूरा एक्सेप्ट नहीं होता है, तो 100% नॉट एक्सेप्टेड। इसके अलावा उनका जो एक्सेप्टेंस होगा 30 से 40% होगा। रिमेनिंग जो है 60 to 70% आपको नॉन एग्रीकल्चर से ही दिखाना होगा GS रिक्वायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर है या फिर डेयरी फर्म है उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एग्रीकल्चर डेयरी इनकम सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसकी वेरिफिकेशन होगी प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आपके कुछ पेपर्स अवेलेबल है जैसे डेयरी रजिस्ट्रेशन, वो पुराने 12 महीने के पुराने होने चाहिए, वही एक्सेप्ट होंगे। 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, अगर एग्रीकल्चर का कुछ इनकम आ रहा है तो आपको 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी 30 to 40% के हिसाब से, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। जे फॉर्म मस्ट बी ऑनलाइन वेरीफाई जो होती है, जे फॉर्म आपको मिला जाता है, आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो प्रॉपरली, उसको फिल आउट करके आप दे सकते हो। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको शेयर कर लूँगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में। आपको जो सेविंग बैंक, आप जो भी पेरेंट सेविंग दिखाने वाले हो, तो वो पुराने 12 मंथ होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई FD है तो प्रॉपर नेशनलाइज बैंक से होनी चाहिए, वो भी पुराने 12 महीने ओल्ड होने ही चाहिए, या एटलीस्ट 1-2 साल का पुराना होना चाहिए। इफ द फंड्स फ्रॉम लैंड सेल, सेल डीड मस्ट बी 12 मंथ ओल्ड। अगर आपने कोई तुरंत बेच दिया, कोई आपकी प्रॉपर्टी थी, तो उसमें वेरिफिकेशन होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे GS में आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है एकदम से। अगर आपका 27 का प्लान है तो अभी आप वो सेल कर लीजिए प्रॉपर्टी, वो आप शो कर सकते हो। अगर आप अभी रिसेंट जुलाई में जाने वाले हो तो थोड़ा ध्यान देके करिए, कहीं कहीं पे GS में आपको इश्यू आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स एजुकेशन लोन के बारे में। आपको ध्यान देना है कि आपका लोन है वो नेशनलाइज बैंक से होना चाहिए या फिर NBFC से होना चाहिए। बट एक रिक्वायरमेंट आने वाली है, लोन पूरा डिसबर्स होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है, पहले ऐसे नहीं था। आप पहले थोड़ा लोन डिसबर्स करके पेमेंट कर सकते थे, अब थोड़ा न्यू रूल आया है जिसमें डिसबर्समेंट पूरी चाहिए। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आर एक्सेप्टेबल, अगर कहीं पे आपने गिरवी नहीं रखा है, सिक्योर्ड नहीं है, तो भी चलेगा, एक्सेप्ट हो जाता है। PF और पोस्ट ऑफिस सेविंग मस्ट बी विड्रॉवल और डिपॉजिट इन दी बैंक। अगर आपका कुछ PF है या आपने कुछ विड्रॉ किया है पोस्ट ऑफिस से, जो फंड्स होते हैं वो आप डायरेक्टली विड्रॉवल लेटर के थ्रू दिखा सकते हो। अब बात करते हैं एक्सेप्टेड स्पॉन्सर। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे ही स्टक होते हैं, बिकॉज पेरेंट की इतनी इनकम होती नहीं है, कोई अंकल या आंटी उनको प्रोवाइड कर देते कि चलो हम 100% शो कर लेते हैं और वीज़ा आ जाएगा। ऐसे नहीं है, पेरेंट, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सर और पेरेंट इन लॉ, इफ मैरिड स्टूडेंट है तो सेल्फ भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो, बट पूरा नहीं करना है आपको, आप पेरेंट को भी रखिए और फैमिली को भी रखिए तो भी चल जाएगा। ब्रदर और सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट, तो ये वाले जो स्पॉन्सर है आपको थोड़ा ध्यान देना है। एकदम से कहीं से भी आप रिलेटिव लेके आते हो तो पूरा 100% एक्सेप्ट नहीं होगा, कुछ आपके भी होने चाहिए, कुछ परसेंटेज उनके भी होने चाहिए, बट मोस्टली ज़्यादा परसेंटेज आपके तरफ से होनी चाहिए, आपके पेरेंट की तरफ से। लेट्स टॉक अबाउट इनकम कंट्रीब्यूशन रूल्स। अगर सिंगल स्पॉन्सर है तो 100% पेरेंट को शो करना है। अगर दो स्पॉन्सर है तो 70-80% पेरेंट, 20 से 30% रिलेटिव्स। 3 स्पॉन्सर में पेरेंट एंड सिबलिंग विच इज़ 50-50% आपको शो करना होगा। ओनली रिलेटिव्स केस बाय केस, ये डिपेंड करता है, केस बाय केस पे ही अप्रूवल होता है GS, तो आपको डिपेंड करता है, पहले आपको यूनिवर्सिटी से भी डिस्कस करना होता है ये केस। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए एंड इवन कंसल्टेंट को भी। जैसे हमें भी प्रोफाइल आती है, हम भी ये वेरिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी फॉर ऑल स्पॉन्सर। आप कोई भी स्पॉन्सर शो करते हो उसके डॉक्यूमेंट कंपलसरी आपको शो करने हैं यूनिवर्सिटी को। ऑल इनकम फंड्स जेन्युइन होने चाहिए। आप जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाते हो आपका कंसल्टेंट भी चेक करता है, वेरीफाई करता है, प्लस यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई करती है, प्लस एम्बेसी भी वेरीफाई करती है।
कहीं पे भी अगर बैंक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपको वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस है। आप जब भी ये डॉक्यूमेंट शो करोगे, आप बैंक को पहले ही बता दो कि कोई भी ईमेल आया प्लीज़ उन्हें बता दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए एटलीस्ट, कि आपका डिले ना हो वीज़ा में भी और जीएस में भी। अगर नहीं आया रिस्पॉन्स तो रिजेक्शन होने का पूरा चांसेस है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव वीज़ा सक्सेस चांस। आप जितने भी डॉक्यूमेंट देते हो, जैसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, वर्क डॉक्यूमेंट, पेरेंट के डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये सब वेरिफिकेशंस होती है। कहीं पे भी यूनिवर्सिटी को या एम्बेसी को लगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, आपको तुरंत वीज़ा रिजेक्शन में दे दिया जाएगा, आपको हाथ में वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। और मैंने जितने भी स्लाइड्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, अगर आपको कोई भी सैम्पल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको शेयर करूँगा। इसके अलावा 2026 इनटेक ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट हो चुका है। 27 इनटेक अभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अप्रैल मई के बाद ही। तो आपको तुरंत ये सब चीज़ें स्टार्ट कर लेना चाहिए। और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए। इसके अलावा IELTS अगर आप एग्ज़ाम देते हो, PT एग्ज़ाम देते हो, तो उसकी जो फीस है वो हम आपको रिफंड दे देंगे जैसे ही आपको वीज़ा हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट करिए और मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में आते रहेंगे और वो वीडियो आप देखते रहिए। और ये जीएस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जीएस रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी की रहती है। कहीं पे भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं दीजिए, कहीं पे भी इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स नहीं लाइए कि मेरे अंकल के डॉक्यूमेंट, मेरे आंट के डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं है। प्रॉपर पेरेंट को स्पॉन्सर करिए। अगर कोई इशू है तो आप दूसरे को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कांटेक्ट करिए फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। थैंक यू।